हेलो स्टूडेंट, मेरे चैनल की फ्यूचर एजुकेशन आप सभी का स्वागत है। मैं आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंट फार्मूले के बारे में बताऊंगा। इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि किस टॉपिक से कितने नंबर क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, यहाँ से पहला टॉपिक आपको दिया है वास्तविक संख्या है। ये आपका 5 नंबर का आता है। इसमें एल्गोरिथम वाला सवाल, शांत और अशांत वाला और लासा मासा, ये 3 टाइप से सवाल पूछे जाते हैं। और आपको एक सवाल और पूछा जाता है, इसमें कौन सी संख्या परमेय है, कौन सी अपरमेय है। दूसरा टॉपिक दिया है दो चरों के रेखीय समीकरण और द्विघात समीकरण। इससे पहले आपका बहुपद दूसरा चैप्टर जो पॉलिनोमियल्स होता था उसको भी क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन कोविड के कारण दूसरे टॉपिक को यहाँ पे फिलहाल में हटा दिया गया है। ये दोनों टॉपिक आपके 18 नंबर के आते हैं। इसमें से देखिए, यहाँ से रैखिक समीकरण क्या होता है हमने लिखा है यहाँ पे। जब चर पद पर अधिकतम एक घात होती है तो वो रैखिक समीकरण कहलाता है। रेखा की प्रकृति के बारे में आता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के बारे तुलना करके। तो देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है रेखा की प्रकृति के बारे में, रेखा के हल के बारे में और संगत है या असंगत इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ से देखो तीनों फार्मूले को मैंने लिखाया है। जब रेखा प्रतिच्छेदी होगा तो अनुपात क्या बनता है, A1 अनुपात A2 बराबर B1 अनुपात B2 बराबर C1 अनुपात C2। तो रेखा प्रतिच्छेदी हो जाती है और केवल इसका एक हल होता है, या इसको अद्वितीय हल भी कह सकते हैं। अद्वितीय का मतलब होता है, आ का मतलब नहीं, अद्वितीय का मतलब दूसरा, जिसका कोई दूसरा हल ना हो वो अद्वितीय हल कहलाता है। ठीक है, और ये संगत हल होता है। ठीक है, ऐसे हम कहें संपाती रेखा की बात करें तो संपाती रेखा में बेटा तीनों अनुपात बराबर होते हैं। जैसे कह सकते हैं आप A1 अनुपात A2 बराबर B1 अनुपात B2 बराबर C1 अनुपात C2। तो इसके अनेक हल होते हैं और ये संगत होता है। ऐसी समांतर रेखा की बात करें तो यहाँ से देखो A1 अनुपात A2 बराबर B1 अनुपात B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अनुपात C2। तो इसमें कोई हल नहीं होता है और ये असंगत होता है। यहाँ पे कभी क्वेश्चन ऑप्शन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके विविध कर का, तो विविध कर का सूत्र होता है D बराबर बी स्क्वायर माइनस 4AC। द्विघात समीकरण बनाने का भी एक सूत्र होता है एक्स स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। जहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आपका दे रखा होता है मूलों का योगफल, तथा अल्फा इंटू बीटा दे रखा है मूलों का गुणनफल। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी आता है मूलों की प्रकृति के बारे में, जब k का मान पूछा जाता है। ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आता है आपका मूल समान हो या बराबर हो। ठीक है, तो तीनों कंडीशन को बेटा समझ लीजिए। यदि मूल वास्तविक हो तो d का मान होता है 0 से बड़ा होता है। यदि मूल काल्पनिक हो तो d का मान होगा 0 से छोटा, यदि काल्पनिक संख्या आती है। यदि मूल बराबर या संपाती हो तो d का मान 0 बराबर होता है। देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी आता है पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने के लिए। तो पूर्ण बनाने की हल करने की विधि होती है बेटा, यहाँ से आपको 2 नंबर सवाल पूछा जाता है। यहाँ से देखो पहले टाइप्स में क्या होता है, एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाना होता है। यानी एक्स स्क्वायर के साथ में गुणांक 1 होगा तो आप उसको कोई भागा नहीं, एक्स स्क्वायर के गुणांक को बराबर 1 बनाना होता है, तथा एक्स से गुणांक का आधा करके उसके वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ा जाता है। और फिर हम यहाँ पे x से गुणांक का चिन्ह लेकर x प्लस एन का स्क्वायर के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पूर्ण बनाकर हल करने के लिए एक सवाल आपका पूछा जाता है। इसमें देखो यहाँ से त्रिभुज टॉपिक में से 12 नंबर का पूछा जाता है। इसमें सर्वांशम, सर्वांशम का मतलब है जिसके प्रत्येक अंग बराबर होते सर्वांशम कहलाता है। जैसे समान त्रिज्या वाले वृत्त। समरूप की बात करें जो देखने में एक जैसे होते हैं समरूप कहलाते हैं। जैसे देखने में आकृति एक जैसी होती है, जैसे एक छोटा वृत्त है एक बड़ा वृत्त है, या एक छोटा वर्ग है एक बड़ा वर्ग है। ठीक है, यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट 2 प्रमेय आपकी हो जाती है, एक आपकी थेल्स प्रमेय और एक आपकी पाइथागोरस प्रमेय। यानी कह सकते हैं आप 6.1 प्रमेय और 6.8 प्रमेय, ये बहुत ही परीक्षा में पूछी जाती हैं। दोनों में से एक प्रमेय आपकी हर बार पूछी जाती है। अब देखिए यहाँ से चौथा टॉपिक आपको दिया निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति बेटा आपकी 5 नंबर पूछी जाती है। जब आपको 2 बिंदु x1 y1 व x2 y2 दिए जाते बीच की दूरी का सूत्र होता है d बराबर अंडर रूट बी x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब आपको m1 अनुपात m2 दिया हो तो निर्देशांक x y के रूप में लिख लेते हैं m x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। दूसरे में देखो यहाँ से m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। देखिए यहाँ से नेक्स्ट दिया आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। त्रिभुज क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2
आप लिखने का तरीका याद रखेंगे, कोष्टक लगाएंगे, x1 लिखेंगे, फिर कोष्टक खाली छोड़ दें, प्लस x2 कोष्टक खाली छोड़ेंगे, प्लस x3 कोष्टक खाली छोड़ेंगे। फिर जो कोष्टक आपने खाली छोड़ा था उसमें बाई माइनस बाई, बाई माइनस बाई, बाई माइनस बाई तीनों लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे 23, 31, 12 है। तो आपका त्रिभुज क्षेत्रफल निकालने के लिए शॉर्ट तरीका हो जाएगा याद करने का। यदि बिंदु संरेखी होते हैं, बिंदु संरेखी के लिए त्रिभुज क्षेत्रफल जो बेटा 1/2 लगा हो तो उसको हटा देते हैं, बराबर 0 रख देते हैं, ठीक है। कभी कोई क्वेश्चन आपको क्वाड्रेंट चतुर्थांश से ही पूछा जाता है। इसमें देखो यहाँ से दो अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ठीक है। इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं। फर्स्ट चतुर्थांश में प्लस प्लस आता है, दूसरे में माइनस प्लस आता है, तीसरे में माइनस माइनस आता है, चौथे में प्लस माइनस आता है। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए आपकी रचना है, आपका त्रिभुज में ही ऐड हुआ है। तो इसमें देखो यहाँ से 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेखा खंड में दिए गए अनुपात का विभाजन करना, दूसरा दे रखा है बेटा वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्शरेखा खींचना, और तीसरा है दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है इसमें। देखिए यहाँ से बहुपद वैसे आपका टॉपिक हटा दिया गया है, लेकिन मैंने यहाँ पे फॉर्मूलों को यहाँ पे लिखा है, तो आप इनको भी थोड़ा देख लीजिए। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ से आपका टॉपिक दिया है त्रिकोणमिति। ये आपका 10 नंबर पूछा जाता है। इसके लिए देखो यहाँ सबसे पहले आप एक सूत्र होता है लाल बटे का। लाल का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, और एक ए अपॉन के का बात करें तो बेटा आधार बटे कर्ण, और एल अपॉन ए की बात करें तो लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पे क्रम से बेटा देखो जैसे जैसे 6 सरसंख्या की निष्पत्तियाँ होती हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, वैसे ही डिवाइडेशन इसका किया गया है। जैसे साइन थीटा की अगर बात करें, देखो यहाँ साइन थीटा लंब बटे कर्ण है, तो यानी एल अपॉन की। इसका उल्टा कॉसेक की अगर बात करें, कॉसेक थीटा यानी इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे एल यानी कर्ण बटे में लंब हो जाएगा। कॉस थीटा वाला आधार बटे कर्ण, सेक थीटा वाला कर्ण बटे आधार, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा वाला आधार बटे लंब होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से उल्टे के लिए भी समझ लीजिए, आगे दिया है सभी 6 सरसम निष्पत्तियाँ आपको दे रखी हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। तो साइन थीटा की बात करें, साइन थीटा देखो यहाँ पे बेटा साइन थीटा किसका अपोजिट कहाँ से एरो बन रहा है, तुम्हारा साइन से कॉसेक में बन रहा है, तो आप कह सकते हैं साइन थीटा और 1/2 कॉसेक थीटा। इनका आप ऐसे ही उल्टा समझ लीजिए, ये लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 चतुर्थांश आपको दिए हैं, पहला सेकंड थर्ड और फोर्थ। पहले में देखो सभी निष्पत्तियाँ धनात्मक होती हैं। ये दिया है ASTC, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, यानी सभी निष्पत्तियाँ धनात्मक, 6 की 6 धनात्मक होती हैं। सेकंड की बात करें, सेकंड आपका 90 से 180 के बीच में होता है। और इसमें देखो यहाँ से बेटा एस दिया है, तो एस का मतलब साइन थीटा और कोसेक थीटा, ये धनात्मक होते हैं, बाद बाकी सारे ऋणात्मक होते हैं। ऐसे तीसरे की अगर बात करें तो तीसरे में दिया बेटा टी, टी का मतलब टेन थीटा और कॉट थीटा, टेन और कॉट धनात्मक रहते हैं, बाद बाकी सभी ऋणात्मक हो जाते हैं। और चौथे की बात करें, चौथे में बेटा दे रखा है सी, सी की बात करें बेटा कॉस और इसका अपोजिट सेक, ये धनात्मक रहते हैं, बाद बाकी सारे ऋणात्मक रहते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पे एक नोट करने की बात दे रखा है, 90 और 270 में कुछ जोड़ा जाएगा कुछ घटाया जाएगा तो निष्पत्ति आपकी बदल जाती है, या 180 में और 360 निष्पत्ति नहीं बदलती है, ठीक है। और जब निष्पत्ति बदलती है तो नीचे देखो बेटा ब्रैकेट हमने दे रखा है, साइन कैसे अपने पड़ोसी में बदल, साइन कॉस में बदल जाएगा, टेन कॉट में बदल जाएगा, कॉट टेन में बदल जाएगा, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में बदल जाएगा, ठीक है। और आपको साइन कॉस टेन ये आपको 1 से 90 तक की टेबल मैंने बना के दे रखी है, इसको भी आपको याद करना है, ठीक है। अब देखिए आपका 6वां टॉपिक दिया है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ये आपका 10 नंबर का आता है। इसमें आपकी लगभग 6 आकृतियाँ आती हैं, घन घनाभ, वृत्त, शंकु और बेलन और अर्धगोला, ठीक है। तो आप इनको यहाँ पे सूत्र दे रखे हैं, इनको आप समझ लीजिए। नेक्स्ट आपका दे रखा है सांख्यी, सांख्यी भी आपका 10 नंबर का आता है। इसमें देखो यहाँ से समांतर माध्य, बहुलक और माध्यक या माध्यिका, माध्यक का दूसरा नाम ही माध्यिका होती है। तो इनको भी सूत्र बेटा हमने यहाँ पे दे रखे हैं, उनको भी आप याद कर लीजिए। और ये ब्रैकेट में जो दे रखा है आपको, इनको थोड़ा समझना है, वो अच्छे से समझ लीजिए आप। और यहाँ पे बेटा एक होता है पग विचलन विधि, ये भी बहुत ही परीक्षा में पूछी जाती है, कल्पित माध्य विधि। तो ये आपके कक्षा 10 के इम्पोर्टेंट फॉर्मूले थे, इनको आप समझिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।